हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपने चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपको NCERT बुक में मिल जाएंगे। ये सभी जितने आप अगर NCERT बुक पढ़ेंगे तो उस बुक में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है ये PYQ क्वेश्चन है, यानी किसी न किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। PYQ क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंस होते हैं अगर आपको एग्जाम देंगे तो आपको पता चलता है कि PYQ क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में, और खासकर अगर आप TRE का एग्जाम दे रहे हैं तो TRE 4 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप PYQ क्वेश्चन जरूर पढ़ें, क्योंकि PYQ क्वेश्चन BPSC का ये रूल है कि BPSC के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें PYQ क्वेश्चन या तो सेम टू सेम आ जाता है या उससे हूबहू मैची क्वेश्चन आते हैं। तो PYQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। PYQ क्वेश्चन को लीव ना करें, PYQ को जरूर पढ़ें। तो देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन को हम वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक और सीरीज़ बनाया हुआ है, उसमें भी 20 क्वेश्चन मैंने कवर कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएं और जाकर वीडियो को जरूर देखें। तो आज की वीडियो में भी हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे और आप कमेंट करके बताना कि इस 20 में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया और क्वेश्चन आपको कैसे लगे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत होने के कारण 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये महत्वपूर्ण है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। भारत का जो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में जो उसका ढांचा है, सीप है, तो वो 1935 के भारत शासन अधिनियम पर ही आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। फर्स्ट में है संघात्मक सरकार की स्थापना, सेकेंड है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, थर्ड है प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, फोर्थ है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, फिफ्थ है प्रांतीय शासन व्यवस्था, सिक्स्थ है प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना इत्यादि। इस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने विधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि M.N. राय। M.N. राय के द्वारा स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में M.N. राय के द्वारा संविधान निर्मात्री सभा का विचार जो है वो प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार M.N. राय ने दिया था। नेक्स्ट है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन में दे रखा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। सेकेंड में दिया है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो कुट के द्वारा आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल सेकेंड जो ये पॉइंट दिया गया है ये सही है। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में शामिल था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में क्या क्या शामिल था वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट में दिया गया है कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये कहा गया। नेक्स्ट में संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। संविधान सभा में प्रांतीय संविधानों द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। थर्ड में कहा गया कि भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। फोर्थ था, यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उससे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। इस प्रकार से सेकंड जो पॉइंट था वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? तो ये हो जाएगा बी, यानी कि 10 लाख व्यक्ति।
कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो 1946 में आया था, ये आपको याद रखना है। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आपको बताना है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो फर्स्ट में है कि विलियम वुड, सेकंड है पैथिक लॉरेंस, थर्ड है स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, डी है ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विलियम वुड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ये तीन जो है ये सही है। ये तीन नाम यानी कि बी, सी और डी, और विलियम वुड जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। और ये 67th बीपीएससी और बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, तो ये क्वेश्चन भी आई है, इसको मार्क कर लो। और बहुत सारे एग्जाम में ये आया भी है, तो आप इसे जरूर याद रखें। नाम में कन्फ्यूज। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, नेक्स्ट पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ए में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका आंसर सी होगा यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। 1946 में अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति पूछ रहा है कि कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के बारे में भी पूछता है, ये भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखें। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई थी अंतरिम सरकार की। फिर इसके बारे में कहा गया था 2 सितंबर 1946 को कि कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। वायसराय जो थे इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालचारी जो थे उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। राधाकृष्णन सदस्य नहीं थे। और कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रम मंत्री के बारे में पूछता है। जगजीवन राम आपको याद रखना होगा, शिक्षा मंत्री डॉक्टर श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट में कथन पे दिया है, कथन ए में दिया है कि बेवेल योजनाओं के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। नेक्स्ट है कि बेवेल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन और कारण सही है या गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कथन सही है, परंतु कारण जो दिया गया है ये गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। ए में दे रखा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नेक्स्ट है कि वह बहुदलीय निकाय थी। फोर्थ में दिया है कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। इनमें से पूछ रहा है कि कुट के आधार पर कौन सा उत्तर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है ये दोनों सही है, यानी कि वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर अधिकार नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। इनमें से आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। ए में दे रखा है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। सेकंड में दे रखा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है। ये क्वेश्चन तो हो गया है, इससे पहले हमने करना इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे, यानी कि ए और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह बहुदलीय संरचना नहीं, और डी में दे रखा है कि यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और डी जो ऑप्शन है ये सही है।
निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें से गलत कथन बताना है कि कौन सा है। तो इसमें से फर्स्ट में दे रखा है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी में है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और परिसरों को सभी से पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी में है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन दिया है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुसलमान लीगों के द्वारा चुना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए में दिया हुआ है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। सी में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में पूछा है कि सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकित द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा है तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछे तो वो हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।